खेले कूदे दौड़े सन, नाचे कूदे झूमे सन, खेले कूदे दौड़े सन, नाचे कूदे झूमे सन। ला 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 ला। मिलजुल कर हम काम करें तो हो जाए सब दंग। CIET प्रस्तुत करता है उमंग 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 उमंग। साथियों नमस्कार। CIET NCERT के रेडियो प्रसारण उमंग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ वंदना और साथियों मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं कि उमंग कार्यक्रम आज हमारे लिए क्या क्या लेकर आया है। ये ज़मीं मेरी मेरा आसमां बड़ा खूबसूरत है जहां। कलाम की परवाज आसमां बड़ा खूबसूरत है जहां। मेरी जिंदगी परवाज़ है वो फिज़ा मेरी मैं उड़ूं जहां। ये कहानी है उस होनहार नौनिहाल की जिसको संस्कार मिले अपने अब्बा जैनुलाब्दीन से, इजाद की तालीम मिली जीजा अहमद जलालुद्दीन से और स्कूली शिक्षा मास्टर शिव सुब्रमण्या अय्यर से। ये कहानी है उस तकनीकी कर्मयोगी की जो देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। ये कहानी है उस आम हिंदुस्तानी की जो एक मामूली बचपन से शुरू होती है और अजीम कारनामों से गुजरती हुई देश के सबसे ऊंचे मकाम पर पहुंचती है। वो मकाम जहां उसे सम्मानित किया जाता है देश के सबसे बड़े पुरस्कार से और जो पहुंच जाता है देश के सबसे बड़े पद तक। रामेश्वरम से राष्ट्रपति भवन तक सफर करने वाले डॉक्टर कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। अब्बा जैनुलाब्दीन और अम्मी आशियाम्मा के इस बेटे का जन्म तब मद्रास और अब तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम कस्बे में 15 अक्टूबर सन 1931 में हुआ। जब कलाम करीब 6 बरस के थे तब उनके अब्बा जैनुलाब्दीन ने एक स्थानीय ठेकेदार के साथ मिलकर एक लकड़ी की कश्ती बनाने का फैसला किया जिसमें वो यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी का दौरा करा सकें, यानी ले जाएं और वापस ले आएं। वो समंदर के किनारे पर लकड़ियां बिछाकर कश्ती का काम किया करते थे। और बालक कलाम आग में तपाकर कश्ती की लकड़ी को वाटरप्रूफ बनाने के काम में अपने अब्बा की मदद किया करते थे। कलाम के चचेरे भाई शमसुद्दीन रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। अखबार रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुंचते थे जो पामबंद से आती थी। सन 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। हिटलर ने मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। उस समय बालक कलाम 8 साल का था और इमरजेंसी के हालात के बावजूद रेलगाड़ी रामेश्वरम स्टेशन पर आती तो थी पर उसका स्टेशन पर रुकना सस्पेंड कर दिया गया था। कलाम भाई, आज गाड़ी समय पर आई है। वो देखो, हमारा अखबारों का बंडल। हाँ, बहुत भारी है, जरा मेरी मदद करो। लाइए, इतने बंडल मैं उठा लेता हूँ।
काफी वजन था। लो, ये पैसे, तुम्हारी मजदूरी। शुक्रिया भाईजान, ये मेरी पहली कमाई है। अब्बा खुश होंगे, मुझे यकीन है। हाँ। मुश्किलों के बावजूद धुन के पक्के अब्दुल कलाम को इजाजत मिल ही गई जिला मुख्यालय रामनाथपुरम जाकर पढ़ने की, क्योंकि रामेश्वरम कस्बे में कोई हाई स्कूल नहीं था। उन्होंने जिस स्कूल में दाखिला लिया उसका नाम था श्वार्ट्ज हाई स्कूल। उनके विज्ञान शिक्षक शिव सुब्रमण्य अय्यर थे, जिनके साथ बालक कलाम घंटों गुजारते थे। उन्होंने कलाम को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। वे एक बेहतरीन गुरु और गाइड थे। कलाम के मनपसंद संत तिरुवल्लुवर की कविता की पंक्तियों का भावार्थ: पिता पर फर्ज है कि वो अपने पुत्र को विद्वानों और दानाओं की सोहबत अता करे। देखो कलाम जी। जिंदगी में कामयाब होने और नतीजे हासिल करने के लिए 3 ताकतों पर काबू पाना बहुत जरूरी है। वो क्या? इच्छा, आस्था और उम्मीद, यानी विल, कॉन्फिडेंस एंड होप। जी सर, आसमान में परिंदे कैसे उड़ते हैं? मेरा भी जी करता है उड़ने का, समुंदर के सारसों की तरह। शाबाश, बहुत खूब बेटा, तुम्हारा सवाल भी अच्छा है और तुम्हारे जानने की इच्छा भी। शुक्रिया। तो हम एक काम करते हैं, कल सुबह हम सब समुद्र के साहिल पर जाएंगे, ठीक है? जी। कलाम बेटा, वो देखो वहां, वो उधर दिख रहा है? जी। कई परिंदे उड़ते हुए दिख रहे हैं ना, समुद्र के ऊपर मंडराते हुए। बेटा, वो आसमान में इतनी आसानी से, इतनी निपुणता से ऊंची उड़ाने कैसे भरने लगते हैं? कभी कभी तो वो पंखों को फड़फड़ाते हैं, है ना? कभी कभी ऐसा लगता है जैसे उनके पंख हिल ही नहीं रहे, फिर भी उड़ रहे हैं। जानते हो, उनकी उड़ानों के पीछे भी गहरा विज्ञान छिपा है। हाँ जी। एक दिन मैं भी आकाश में ऐसे ही परिंदों की तरह उड़ान भरूंगा। डॉक्टर कलाम के शब्दों में, that I have decided my future has to be something to do with flight. और वास्तव में एक समय आखिर ऐसा आया कि आकाश में उड़ान भरने वाला रामेश्वरम का पहला बालक था कलाम। वो सिर्फ उड़ा ही नहीं, बल्कि उसकी परवाज़ थी बुलंद। देश आजाद हो चुका था। आजादी के दिन अर्धरात्रि को संसद भवन से भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तब राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. स्कूली शिक्षा के बाद सन 1950 में युवा कलाम ने इंटरमीडिएट पढ़ने के लिए
तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया। वहां से साइंस में बीएससी पास करने के बाद उन्हें लगा कि भौतिक विज्ञान उनका सपना पूरा नहीं कर सकता। उन्हें लगा कि मकसद में कामयाब होने के लिए उन्हें इंजीनियरिंग में जाना जरूरी है। मुश्किलों के बावजूद MIT यानी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के उम्मीदवारों की लिस्ट में उनका नाम आ गया। लिस्ट में नाम तो आ गया, लेकिन दाखिला बहुत महंगा था। कम से कम 1000 रुपए की जरूरत थी और कलाम के अब्बा के पास इतने रुपए नहीं थे। उस वक्त उनकी बड़ी बहन जोहरा आपा ने अपने सोने के कड़े और चेन बेचकर उनकी फीस का इंतजाम किया। उन पर जोहरा आपा की उम्मीद और यकीन को देखकर अब्दुल कलाम पसीज गए। बाद में उन्होंने कड़ी मेहनत कर छात्रवृत्ति प्राप्त की और अपनी शिक्षा जारी रखी। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का आखिरी साल उनके विद्यार्थी जीवन का स्वर्णिम साल था। डॉक्टर कलाम कहते हैं, Then I took aeronautical engineering. Then I became a rocket engineer. I started making rockets, aircrafts like that. 3 साल गुजर गए और फिर उन्हें बेंगलौर में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो में रॉकेट इंजीनियर के पद पर काम करने के लिए आमंत्रित किया गया। इसके फौरन बाद ही उन्हें 6 माह के लिए अमेरिका भेज दिया गया। नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में रॉकेट लॉन्चिंग की ट्रेनिंग के लिए। जाने से पहले वो थोड़ा सा वक्त निकालकर रामेश्वरम गए। वहां उनके अब्बा उनकी इस कामयाबी के लिए बहुत खुश हुए और वो कलाम को लेकर मस्जिद में शुक्राना नमाज के लिए गए। अमेरिका में अपनी ट्रेनिंग को उन्होंने पूरी लगन से पूरा किया। जैसे ही वो नासा से लौटे तब पंडित जवाहरलाल नेहरू के मार्गदर्शन में 29 नवंबर सन 1963 को भारत ने अपने पहले रॉकेट नाइकी अपाचे का परीक्षण किया। ये एक सफल प्रयास था। इस कामयाबी के बाद भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक प्रोफेसर साराभाई ने अपनी इच्छा व्यक्त की देश के प्रधानमंत्री से और शुरू हुआ सफर इंडियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SLV का। मगर डगर थी मुश्किल। किसी भी रिसर्च में गलतियां होना लाजमी है, लेकिन हर गलती सफलता की तरफ एक और कदम उठाती है और एक और सीढ़ी बन जाती है। SLV-3 रॉकेट के परीक्षण का दिन 23 मीटर लंबा 17 टन का वजन लेकर 4 स्टेजेस का यह रॉकेट अपनी परवास को तैयार था। This is Sriharikota launch pad, date 10th August 1979. Indian Standard Time 7:58 a.m. SLV-3 is now ready to take off. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. कलाम बताते हैं, One rocket took off, and first stage worked beautifully. That started spinning. I knew the rocket got into trouble, and it went to Bay of Bengal. So it was a failure. सिर्फ 317 सेकंड के बाद उड़ान विफल हो गई। तमाम रॉकेट का मलबा श्रीहरिकोटा से 560 किलोमीटर दूर समुद्र में जाकर गिरा।
विज्ञान का काम जितना उत्साह और खुशी देता है, उतनी ही गहरी मायूसी भी। पहाड़ की चोटी पर उतरने से पहाड़ पर चढ़ने का अनुभव नहीं मिलता। जिंदगी पहाड़ की चढ़ानों पर मिलती है, चोटी पर नहीं। चढ़ानों पर ही तजर्बे मिलते हैं और जिंदगी मंझती है, संवरती है और टेक्नोलॉजी तरक्की करती है। चोटी पर पहुंचने की कोशिश ही में चढ़ानों का ज्ञान हासिल होता है। इंसान का काम है चलता रहे, एक एक कदम चढ़ता रहे, मंजिल शिखर की तरफ। और फिर आया हिंदुस्तान के अंतरिक्ष प्रोग्राम की कामयाबी का दिन। 18 जुलाई सन 1980 की सुबह 8:30 सारे देश की नजर मिशन डायरेक्टर अब्दुल कलाम पर। Please listen to an important announcement. After the completion of 4 stages, SLV Rohini mission is now successfully completed. Congratulations. मुबारक। रॉकेट SLV अपने साथ 40 किलोग्राम का रोहिणी सैटेलाइट लेकर उड़ा और अगले 2 मिनट के अंदर रोहिणी अंतरिक्ष में था। मिशन के डायरेक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा, Computer took over and first stage work, second stage work, third stage work, fourth stage work, satellite put on the orbit. It was a successful flight. 2 से अधिक दशकों की कोशिशें, वो भी पूरी तरह से स्वदेशी। देश में उत्साह की लहर सी दौड़ गई। हिंदुस्तान विश्व के चंद देशों में शामिल हो गया जिनके पास सैटेलाइट लॉन्च की महारत थी। देश का एक अहम सपना पूरा हुआ और जुड़ा अंतरिक्ष के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय। सन 1981 का गणतंत्र दिवस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के सफल परीक्षण की खुशी लेकर आया और उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया। देशभक्त डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मातृभूमि भारत की रक्षा के लिए बनाना चाहते थे प्रक्षेपास्त्र यानी मिसाइल। इस टेक्नोलॉजी का हुनर कुछ चंद देशों के पास ही था और इस दिशा में काम शुरू हुआ पहले सरफेस टू सरफेस मिसाइल पृथ्वी-1 के परीक्षण से। 25 फरवरी सन 1988 देश के मिसाइल इतिहास का मील का पत्थर। पृथ्वी मिसाइल का टेस्ट फ्लाइट प्रयोग सफल रहा। सन 1990 का गणतंत्र दिवस देश ने मिसाइल प्रोग्राम की कामयाबी का जश्न मनाया और इस बार डॉक्टर कलाम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पृथ्वी को लॉन्च करने के 6 साल बाद सन 1994 में कलाम का एक और सपना साकार हुआ। मिसाइल अग्नि-1 का परीक्षण आशंकाओं के बावजूद सफल रहा। और फिर 5 साल की मेहनत के बाद सन 1999 में अग्नि-2 का परीक्षण और वो भी सफल। छह 600 सेकंड्स की परवाज कलाम के लिए उनकी जिंदगी का एक और यादगार लम्हा। फिर क्या था, एक के बाद एक कई और मिसाइलों का दौर, वो भी नई नई किस्मों की। मिसाइलों के कार्यक्रम बने जो अभी भी जारी हैं। राष्ट्र ने डॉक्टर कलाम के अनेक अभूतपूर्व कार्यों और योगदानों को सम्मानित करने के लिए उन्हें राष्ट्र के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से अलंकृत किया।
और फिर बृहस्पतिवार 25 जुलाई सन 2002 को सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन का हॉल खचाखच भरा था। डॉक्टर कलाम ने भारत गणराज्य के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। देश के सर्वोच्च पद पर आसीन रहने के बावजूद वो बड़े सरल स्वभाव की शख्सियत रहे हैं। उनका रहन सहन अब भी वैसा है जैसा जब वे कभी एक सरकारी वैज्ञानिक थे। वही छाछ, वही इडली का नाश्ता, वही पीली चप्पल, वही नीली कमीज। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने एक संकल्प किया था कि वो 1 साल में कम से कम 1 लाख बच्चों और नौजवानों से मिलेंगे। चाचा नेहरू के बाद शायद वो सबसे लोकप्रिय चाचा कलाम हैं। डॉक्टर कलाम ने स्कूली बच्चों से बातचीत में कहा, It was said by Walt Disney that if you can dream it, you can do it. Sir, please tell us about your dreams and the ways to attain them. The scientists who work in science, for a lifetime, they will be discovering, they will be finding, there will be failure, success, but scientists never beaten by failures. राष्ट्र प्रणेता डॉक्टर कलाम देश के सभी नौनिहालों के लिए सपने बुनते हैं। उनकी जिंदगी एक मिसाल है हम सब के लिए। हो सकता है कि किसी गुमनाम सी जगह पर कोई साधन रहित बालक उनकी तरह उनसे मिले और उसकी उम्मीद रोशन हो जाए। ये ज़मीं मेरी, मेरा आसमां बड़ा खूबसूरत है जहां मेरी जिंदगी परवाज़ है वो फिज़ा मेरी मैं उड़ूं। कलाम की परवाज। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। शोध, आलेख एवं विषय संयोजन डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कलाकार सुचित्रा गुप्ता, बाबला कोचर, दिनेश वर्मा, राजेश आहूजा और आकाश। तकनीकी नियंत्रण पुष्पलता कुमार। तकनीकी समन्वय सतीश लाडे। ध्वन्यांकन दीपक पांडे और अमिता भट्टी। निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो। दीक्षा दीक्षा ना ट्यूशन कोचिंग का खर्चा, दीक्षा की सब और चर्चा। दीक्षा चारों ओर, दीक्षा 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 शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना। पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत NCERT शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा दीक्षा ये भी जाने बगीचे की सैर। अरे मेरा बच्चा, आ गई मेरी बेटी। माँ आज बहुत मजा आया। अरे वाह, बताओ तो हुआ क्या? आज ना मैम हम सबको बगीचे में ले गई। अच्छा? हाँ, वहाँ बहुत सारे रंगों के फूल थे। लाल फूल था, पीला फूल था और एक और फूल था। अच्छा? हाँ, हरी हरी घास पे खेले। वाह! और माँ वहाँ नन्ही गिलहरी थी। हम उसके पीछे पीछे खूब भागे। वो झट से पेड़ पर चढ़ गई। बहुत अच्छे। फिर जब हवा चली, पता है तब क्या हुआ? क्या हुआ? पेड़ से पीली पत्ती
हम पे गिर गई। अच्छा। मैम ने बताया ये पत्ती पुरानी हो गई है। वाह भाई। मैम ने बोला पुरानी हो गई है इसलिए झड़ गई है। अच्छा, और क्या देखा? वहाँ पे इतने सारे कबूतर थे और वहाँ चिड़िया पानी में तैर रही थी। बिटिया, वो चिड़िया नहीं, बतख थी। अच्छा, बतख। बतख कहते हैं उसे। वो पानी में तैरती है। क्वैक 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 क्वैक। हाँ हाँ, बतख ही क्वैक क्वैक बोलती है। माँ, हम वहाँ खूब खेले, खूब बातें की और खाना भी खाया खूब सारा। अच्छा। तो आज हमारी बिटिया को बहुत मजा आया। हाँ माँ, बहुत मजा आया, बहुत 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 मजा आया। बच्चों को आत्माभिव्यक्ति के अवसर देने की आवश्यकता है, जिससे वे ज्ञान का स्वयं सृजन कर सकें। साथ ही इस प्रकार उनमें अपने विचारों को प्रकट करने की क्षमता का विकास भी होता है। बगीचे की सैर। अभी आप सुन रहे थे ये स्पॉट। विषय संयोजन और आलेख डॉक्टर रितु चंद्रा, ध्वनि अंकन बटी लैंगलिंगडो, निर्माण, निर्देशन तथा ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत। श्रोता मित्रों, अब हमारा समय यहीं समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए वंदना और अजीत को हमारे रिकॉर्डिस्ट बटी लैंगलिंगडो के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार। उमंग उमंग